स्वागत है आपका YouTube चैनल एजुकेशन मास्टर में। मैं डॉक्टर फखरुद्दीन इस्लामिया डिग्री कॉलेज जनपद सहारनपुर से आपके सामने बुद्धि के सिद्धांत के अंतर्गत आज मैं प्रस्तुत करूंगा बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत। इससे पूर्व मैंने आपके सामने विनय का एक कारक सिद्धांत, स्पेमैन का द्वि कारक सिद्धांत, थॉर्नडाइक का बहु कारक सिद्धांत प्रस्तुत किया और YouTube चैनल एजुकेशन मास्टर के माध्यम से आपके पास तक भेजा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरा यह प्रयास आपको जरूर पसंद आ रहा होगा। तो आइए चलते हैं और देखते हैं बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत। यहाँ पे एक चीज जानने का प्रयास कीजिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा कि मैंने यहाँ पर जितनी भी चीजें दी हैं वो तथ्यात्मक रूप से एक वन लाइनर कथनों के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत की हैं, जिससे आपको सिद्धांतों को और उसके मुख्य तत्वों को समझने में किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। तो आइए देखते हैं कि बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत क्या बताता है और यह किस प्रकार से शिक्षा मनोविज्ञान में महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। तो चलिए देखते हैं कि इस सिद्धांत का प्रतिपादन थर्स्टन द्वारा सन 1938 प्राथमिक योग्यता सिद्धांत, जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्राइमरी एबिलिटीज। तो यहाँ पे देखिएगा कि थर्स्टन ने अपने सिद्धांतों को वैज्ञानिक आधार प्रदान करने के लिए एवं उन्हें स्पष्ट करने के लिए 3 पुस्तकें लिखी। इन पुस्तकों के नाम आपको पता होने चाहिए, उन किताबों की जानकारी आपको होनी चाहिए, क्योंकि कई बार जो यूपी टेट की परीक्षाएं हैं, सी टेट की परीक्षाएं हैं या एडिशन और नेट जैसी परीक्षाओं में इस प्रकार के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो इसको समझेंगे कि थर्स्टन ने 1924 में द नेचर ऑफ इंटेलिजेंस नामक पुस्तक लिखी। वो सबसे पहले ये पहली किताब थी इनकी जो उन्होंने 1924 में लिखी, द नेचर ऑफ इंटेलिजेंस। इसके बाद उन्होंने 1938 में प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज तथा 1947 में मल्टी फैक्टर एनालिसिस नामक पुस्तकों की रचना की। और इन किताबों के अंदर उन्होंने या इन रचनाओं के अंदर उन्होंने अपने इस सिद्धांत को प्रस्तुत करने का प्रयास किया और साथ साथ उसका विश्लेषण किया। तो यहाँ पे देखिएगा कि इन पुस्तकों में उन्होंने स्पष्ट किया कि बुद्धि की संरचना 2 या अधिक कारकों से मिलकर नहीं बनी होती। जैसा कि आपने देखा कि विनय के सिद्धांत में बताया गया कि बुद्धि की जो रचना है वो एक कारक से मिलकर के बनी होती है। दूसरी तरफ स्पेमैन कहते थे कि बुद्धि की जो रचना है वह 2 कारकों से मिलकर के बनी होती है, जिसको जी कारक और एस कारक कहा जाता था। इसके अलावा थॉर्नडाइक, जो कि अमेरिका के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने कहा कि बुद्धि की रचना ना तो एक कारक से होती है और ना ही 2 कारक से होती है, बल्कि इस तरह बहुत सारे तत्वों से मिलकर के बनी होती हैं। इन सब के अलावा यहाँ पर थर्स्टन इस बात को समझाने का प्रयास करते हैं कि बुद्धि की रचना या संरचना ना तो एक कारक से होती है, ना 2 कारकों से होती है और ना ही बहुत सारे कारकों से होती है, बल्कि बुद्धि की जो रचना है वह केवल 7 कारकों से मिलकर के बनी होती है। आगे देखिए, थर्स्टन के अनुसार बुद्धि की संरचना का निर्माण 7 कारक मिलकर के करते हैं। थर्स्टन के अनुसार 7 कारकों का समूह होता है, इन्हें ही 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज कहा जाता है। और इन 7 प्राथमिक मानसिक योग्यताओं को आप निम्न प्रकार से याद रख सकते हैं। यहाँ पे इसको फर्स्ट बिंदु लेकर के इसको यहाँ पे शामिल किया गया है, NVSWRMP। इसको याद रख सकते हैं आप, NVSWRMP। आगे देखिएगा कि जो एबिलिटीज हैं, यहाँ पे मैंने इसको लिखा है कि ये 7 प्राइमरी एबिलिटीज जो थर्स्टन के द्वारा बताई गई हैं किस प्रकार की हैं। इसमें पहली है वर्बल कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी, यानी कि जितनी भी योग्यताएं हैं ये प्रत्येक व्यक्ति के अंदर होती हैं, लेकिन प्रत्येक बालक या व्यक्ति इनका प्रयोग अलग अलग परिस्थितियों में अपने अलग अलग बौद्धिक संरचना के आधार पर करता है। इस योग्यता से तात्पर्य समझने की योग्यता से है। नियोजन, चिंतन तथा के प्रयोग की योग्यता मौखिक बोध कहलाती है, या जिसको इंग्लिश में कहते हैं वर्बल कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटीज। इसके अलावा दूसरा उन्होंने कारक बताया न्यूमेरिकल एबिलिटीज,
कि शुद्धता एवं शीघ्रता से समस्या को हल करने की योग्यता को अंक योग्यता कहा जाता है। अगला देखते हैं कि तीसरी योग्यता जो उन्होंने बताई वो है वर्ड फ्लुएंसी एबिलिटीज, के शब्दों को उचित ढंग से अभिव्यक्त करने एवं उचित समय पर प्रयोग करने की योग्यता को शब्द प्रवाह योग्यता कहा जाता है। अगली योग्यता उन्होंने बताई मेमोराइजिंग एबिलिटीज, के शीघ्र स्मरण करने एवं लंबे समय तक स्मरण रखने की योग्यता को स्मृति योग्यता कहा जाता है। पांचवी योग्यता उन्होंने बताई स्पेशियल एबिलिटीज, जिसको कहा जाता है स्थान संबंधी योग्यता, कि यह स्थान व परसेप्चुअल एबिलिटीज, जिसमें उन्होंने बताया कि यह वस्तुओं को स्पष्ट ढंग से देखने एवं समझने की योग्यता है। इसके अलावा सातवां जो क्षमता या सातवीं योग्यता जो उन्होंने बताई वो बताई कि रीजनिंग एबिलिटीज, जिसमें उन्होंने कहा कि प्रतीकों, संकेतों एवं चिन्हों के माध्यम से दी गई समस्या को हल करने की योग्यता तर्क योग्यता कहलाती है। यह योग्यता आगमन एवं निगमन तर्क पर आधारित होती है। तो इस प्रकार मिलाकर के थर्स्टन ने बहुत सारे तत्वों के आधार पर बुद्धि के सिद्धांत को स्थापित करने का प्रयास किया। इसके अलावा यहाँ पर कुछ अन्य तथ्य इस सिद्धांत के संबंध में हम देख सकते हैं कि थर्स्टन का मानना था कि मानसिक प्रक्रियाओं या क्षमताओं का एक सामान्य प्रधान कारक कॉमन प्राइमरी फैक्टर होता है, जो उन मानसिक प्रक्रियाओं को अन्य मानसिक प्रक्रियाओं से भिन्न का एक प्रधान कारक होता है, आपस में सहसंबंधित होती हैं। यानी कि यहाँ पे इन्होंने बताने का प्रयास किया कि जितनी ये 7 मानसिक जो योग्यताएं हैं, जिनको 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज कहा गया है, ये अपने आप में एक दूसरे से संबंधित नहीं होती, अपने आप में एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं, लेकिन एक ही समूह की जो योग्यताएं आपस में जो जुड़ी होती हैं, ये आपस में एक दूसरे से सहसंबंधित होती हैं और एक साथ मिलकर एक समूह का निर्माण करती हैं। यहाँ पे इस चीज को दोबारा समझने का प्रयास कीजिएगा कि जितनी भी ये 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज हैं, ये सारी एक दूसरे से अलग अलग होती हैं, एक दूसरे से स्वतंत्र होती है। एक योग्यता के अंदर सपोज कीजिए कि वर्बल कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटीज है, तो इसके अंदर जितनी भी योग्यताएं होंगी वो अपने आप में एक दूसरे से संबंधित होंगी और एक साथ मिलकर के एक समूह का निर्माण करती हैं। दोस्त, अगला पॉइंट समझिएगा कि थॉर्स्टन का यह सिद्धांत स्पीयरमैन एवं थॉर्नडाइक के सिद्धांतों का मध्यवर्ती सिद्धांत माना जाता है। वो इसलिए माना जाता है बुद्धि की संरचना को 2 कारकों के आधार पर स्थापित किया। इसके अलावा थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को स्थापित किया बहु तत्वों के आधार पर, जिसमें उन्होंने बताया कि बुद्धि की जो संरचना है वो बहुत सारे तत्वों या अनेक तत्वों या असंख्य तत्वों से मिलकर के बनी होती है। यहाँ पर इस सिद्धांत को मध्यवर्ती इसलिए कहा गया है कि उन्होंने स्पीयरमैन और थॉर्नडाइक दोनों या मात्र 7 प्राथमिक मानसिक योग्यताओं के आधार पर। तो इसमें अगला बिंदु है कि थर्स्टन ने अपने सिद्धांत को स्थापित करने के लिए बहु तत्व विश्लेषण प्रविधि का प्रयोग किया। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और अक्सर ये एग्जाम में आ जाता है, तो यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिएगा इसको कि थर्स्टन ने अपने सिद्धांत को स्थापित करने के लिए बहु तत्व विश्लेषण प्रविधि का प्रयोग किया। इसके अलावा थर्स्टन ने 7 मानसिक योग्यताओं का मापन करने के लिए एक परीक्षण बैटरी का निर्माण भी किया, जिसे टेस्ट ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज कहा जाता है। तो यह सिद्धांत अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखता है शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत। यह और मनोविज्ञान में यह सिद्धांत अपना एक स्पेसिफिक स्थान और आधार रखता है। और जब भी हम मनोविज्ञान की परीक्षा देते हैं या शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं या इसके अलावा जो सीटेट की परीक्षाएं हैं, उन सब में ये सिद्धांत अपनी अग्रणी भूमिका रखता है और कहीं ना कहीं 1 या 2 क्वेश्चन इस प्रकार के थर्स्टन के सिद्धांत संबंधित मिल जाते हैं।
तो इसको मैंने आपको समझाने का प्रयास किया और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये समझ में जरूर आएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर तथ्यात्मक बिंदुओं को पीपीटी की सहायता से आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। तो मैं डॉक्टर फखरुद्दीन इस्लामिया डिग्री कॉलेज से अपने लेक्चर को यहीं कंप्लीट करता हूं, यहीं पूरा करता हूं और पूरी मेहनत से आपके साथ मैं जुड़ा रहूंगा और कोशिश करूंगा कि हर बिंदु से आपको अवगत कराता रहूं, जिससे आप आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त कर सकें। थैंक यू वेरी मच।